नवरात्रि का 9वां दिन 6 साल की एक मासूम अपने घर से निकलती है कन्या भोज के लिए। उसे पूरी उम्मीद थी कि कुछ ही देर में उसकी देवी के रूप में पूजा होनी है। यदि वह सुरक्षित रहती तो होता भी, लेकिन इससे पहले उस पर एक दरिंदे की नज़र पड़ जाती है। वह दरिंदा जिसको वो जानती थी, पहचानती थी, बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी, लेकिन वक्त को शायद कुछ और ही मंजूर था। समय पाकर वह दरिंदा उस पर टूट पड़ता है, उसे नोचता है, खरोचता है, यातनाएं देता है और तो और शर्मिंदगी की हद पार कर जाता है। उस मासूम के साथ वह रेप भी करता है और उसकी हत्या तक कर देता है। आरोपी कोई और नहीं था, उसका अपना सगा था। उससे उसका खून का रिश्ता था, लहू का रिश्ता, जिसे बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। घटना को अंजाम भी किसी ऐसे शख्स ने दिया जिस पर सभी को भरोसा, पूरे परिवार को भरोसा। परिवार अब ये मानने को तैयार नहीं कि आरोपी वही है जिसको जांच के बाद तमाम सबूतों के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसी दरिंदगी, ऐसी घटनाओं के पीछे आखिर कौन है वह जो ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। हमारी संस्कृति तो यह नहीं कहती, न हमारे इतिहास में कहीं ऐसा कुछ है। भारत में तो नारी को नारायणी का रूप कह दिया गया है, देवी स्वरूपा पूजी जाती हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं निरंतर हो रही हैं जो चिंतनीय है। इससे पहले कि इसके विस्तार में मैं जाऊं, नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीधी भास्कर। अब तक की कहानी में आप समझ ही गए होंगे कि मैं जो बात कर रहा हूं वह दुर्ग की घटना है। जी हाँ, मैं इस घटना के विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि खबरें आपको निरंतर मिल रही हैं और आप पल पल की जानकारी रख रहे हैं। मैं इसके पीछे जाऊंगा। अभी हाल ही के कुछ दिनों की यदि मैं बात करूं तो केवल दुर्ग नहीं, अभी 3 दिन पहले रायपुर में, उसके पहले महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में और ऐसे देश के अनेक राज्यों में ऐसी घटनाएं निरंतर हो रही। मासूम बच्चियां जिसको दुनियादारी तक की समझ नहीं, वो हैवानियत का शिकार हो रही है। आश्चर्य की बात तो ये है कि उनके साथ दरिंदगी करने वाला कोई और नहीं, ज्यादातर मामलों में उनके अपने रिश्तेदार, उनके अपने पड़ोसी, जिसे वो चाचा, भैया ऐसे रिश्तों से पुकारा करती हैं, वही उनके साथ हैवान बन करके अचानक कभी खड़ा हो जाता है, उनके सामने खड़ा हो जाता है। आखिर क्यों? इन सब के पीछे अपराधी कौन, आरोपी कौन है? निसंदेह आप कहेंगे कि इन सब के पीछे जो घटना को अंजाम देता है वही अपराधी है, या आप कुछ कदम आगे बढ़कर के ये कह सकते हैं कि ये सब नशा के कारण हो रहा है। मैंने माना कि वो अपराधी है और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इतनी कड़ी सजा कि वो नज़ीर बने। जी हाँ, नज़ीर बने। बात रही नशे की, तो अब हमें ऐसा एक कदम उठाना चाहिए कि लोग ये ना कहें कि नशे से नाश होता है। हमें अब कुछ ऐसा करना होगा कि नशे का नाश हो जाए। जी हाँ, नशे का नाश हो जाए। बात यहीं नहीं रुकती। इस विषय पर जब हम चिंतन करते हैं तो एक दृश्य भारत का आता है, हमारी संस्कृति का आता है, हमारे सौम्य समाज का आता है, जहाँ पर कहीं भी नारी के साथ ऐसा अत्याचार और नारी में भी मासूम बच्चों के साथ ऐसा अत्याचार, घृणित अत्याचार, समझ में नहीं आता देश कहाँ जा रहा है और क्यों। इन सब के पीछे कौन? हमारे यहाँ तो सीता राम, राधा कृष्ण, मतलब नारी को हमेशा आगे रखा गया है, सम्मान दिया गया है, और आज उसी नारी के साथ ऐसी अत्याचार। कौन है इसके पीछे? तो जब हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि जब कभी भी विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश पर आक्रमण किया तो उनका सॉफ्ट कॉर्नर, या यूँ कहें कि उनका उद्देश्य हमारी संस्कृति को नष्ट करना था, क्योंकि हमारी संस्कृति ही एक ऐसी पूंजी थी जिसने पूरे देश को बांध करके रखा हुआ था। और हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए उन्होंने नारी यानी महिला को एक सॉफ्ट कॉर्नर के रूप में देखा और उनके साथ बर्बरता और अत्याचार करने लगे। हमारा ये दुर्भाग्य रहा कि इन्हीं आक्रांताओं और इनके द्वारा जो साजिशें रची जाती रहीं, हम उसे ही सत्य मानने लगे। हम अपनी संस्कृति से धीरे धीरे दूर होने लगे। हम अधिकार की बात करने लगे, कर्तव्यों को हमने छोड़ दिया, मानवता हमारी नष्ट होने लगी, इंसानियत
रही नहीं। और आप जानते ही हैं कि व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से देश का निर्माण होता है। यदि देश को और राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी है हमारी संस्कृति को बचाना, संस्कृति बचेगी तो मानवता का विकास होगा, इंसान दूसरे इंसान को महत्व देगा, सम्मान देगा, रिश्तों की दूरियां खत्म होंगी, लोग पास आएंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक अच्छी सोच बनेगी, सकारात्मक दिशा में देश जाना शुरू करेगा, लोग जाना शुरू करेंगे, सोच हमारी सकारात्मक होनी शुरू होगी। जब सोच हमारी सकारात्मक होगी तो ये जो नकारात्मक गतिविधियां हैं, जैसे कोई बच्चा आजकल रूठता है तो माँ उसको मोबाइल थमा देती है। ये मोबाइल थमाना या बच्चे को दूर करना नहीं है, ये तो एक बहुत छोटा सा उदाहरण है। ऐसी बहुत सारी क्रियाकलापें हमारे दिनचर्या में होती हैं जिससे हमारी संस्कृति का ह्रास होता है। और यही कारण है कि नकारात्मक ऊर्जा लोगों में बढ़ती जा रही है और वो घृणित अपराधों को अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं। इन पर रोक लगाने के लिए हमें अपनी संस्कृति पर लौटना ही होगा। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा, क्या आप बगैर हवा के रह सकते हैं? बिना पानी के जी सकते हैं? बिना खाना खाए क्या रह सकते हैं? नहीं ना। तो ये सब चीजें आती कहाँ से? प्रकृति से ना। प्रकृति क्या है आपको बता दूं, विश्व में दो ही प्रमुख तत्व हैं, प्रकृति और पौरुष। उनमें से जो प्रकृति है वो जन्मदात्री है। वही जन्मदात्री नारी, महिला, भूमि, जिससे संरचना होती है किसी भी चीज की, जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, सकारात्मक है। और उस जन्मदात्री के साथ ऐसी हरकतें क्या मानवता के विपरीत नहीं है? क्या हमको इस दिशा में नहीं सोचना चाहिए? क्या हमको ऐसे घृणित अपराधों के जड़ पर नहीं जाना चाहिए? या जो अपराधी हैं उनको अपराध की सजा दे दें और फिर शांत हो जाएं? क्या ऐसे सजा देते रहने से ये अपराध रुक जाएंगे? रुकना होता तो आपको ध्यान होगा निर्भया केस क्या हुआ, कानूनी दांव पेचों में उलझ करके इतना लंबा चला, सब भूल गए, अपराध रुका क्या? नहीं ना, लगातार अपराध हो रहे हैं, उससे और ज्यादा घृणित अपराध हो रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि हमें इनके जड़ में जाना होगा और जड़ में जाने के लिए हमारी संस्कृति को बचाना होगा, हमको हमारी संस्कृति को अपनाना होगा, तभी हम ऐसे अपराधों को रोक पाएंगे। निसंदेह अब तक जिन लोगों ने ऐसे घृणित अपराध किए हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, ऐसी कड़ी सजा मिले कि वो नजीर बने। लेकिन अपराध यहाँ पर रुकेंगे नहीं जैसा अब तक होता है। उसके लिए पूरे देशवासियों को एक सामूहिक प्रयास करना चाहिए कि लोगों की सोच को बदलें, एक सकारात्मक दिशा में देश जाए, ऐसा प्रयास करें। जो नकारात्मक सोच हमारे बीच आक्रांताओं ने डाली हुई है, जिसके कारण से ऐसे घृणित अपराध हमारे समाज में हो रहे हैं, उसको रोका जा सके। नमस्कार, ऐसे ही किसी विषय पर आपसे फिर मुलाकात होगी।